नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दिवाली की छुट्टियां आने वाली है, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। लेकिन साथ साथ आपने जो भी इतने दिनों में पढ़ा है उसका रिवीजन आप ज़रूर करें, क्योंकि एक टाइम के बाद किसी को याद नहीं रहता कि अपन ने क्या पढ़ा था अगर वो रिवीजन नहीं करे तो। देखो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में रसारोहण की प्रोसेस कैसे होती है, उसके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा। दो अपन ने थ्योरीज भी देखी, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। देखिए, ट्रांसपिरेशन होता क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो प्लांट्स से जल का वाष्प बनकर वायुमंडल में जाना, एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई किसकी, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की। दोबारा से सुनना आप लोग, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, प्लांट्स के वायवीय भागों का मतलब यह है कि जो प्लांट्स के पार्ट्स जिन पर लाइट गिरती हो या डायरेक्ट जो लाइट के कनेक्शन में हो, ठीक है, इसलिए उनको वायवीय भाग, यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे अपन। प्लांट्स का वायवीय भागों के द्वारा या वायवीय भागों में जो जल है उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। देखो, हेडिंग डालो आप, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। डेफिनेशन देख लिया मैंने। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो आपको एज इट इज याद करने हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से इन क्वेश्चंस को करना होगा। जहां तक पॉसिबिलिटी होती है वाष्पोत्सर्जन से, इन पॉइंट्स से ही क्वेश्चन बनता है। देखो, प्लांट्स में जितना भी वाटर प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं उसका 98 से 99% वाटर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जित होता है, ठीक है। अब देखो, अब 1 से 2% जो वाटर प्लांट के पास बचा है उससे प्लांट क्या करेगा। देखो, उसके बारे में देखेंगे अपन। 1 से 2% जो वाटर बचा है प्लांट के पास, वो प्लांट्स अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उसका यूज करेगा, ठीक है। वो चाहे रेस्पिरेशन ले लो, फोटोसिंथेसिस ले लो, और सी बहुत सारी रिएक्शंस है जो अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर प्लांट ऑपरेट करता है, ठीक है। अब इस 1 से 2% जल में प्लांट अपना काम करता है, अपने दैनिक क्रियाएं इस 1 से 2% वाटर के पर ही निर्भर करेगा। अब देखो, इसमें से भी 1 से 2% वाटर में से भी 0.2% वाटर वो फोटोसिंथेसिस में यूज करेगा, ठीक। ये डाटा आपको याद रखने बिल्कुल एज इट इज, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये डायरेक्ट आपको रटनी पड़ेगी। 1 से 2% वाटर प्लांट अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को ऑपरेट करने के लिए यूज करता है, उसमें से भी 0.2% वाटर किस में काम आएगा, फोटोसिंथेसिस में,
अब देखो, वोस्फोर्सर्जन जो है या ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स में कई टाइप का हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग 90%, देखो 90% ट्रांसपिरेशन या वास्फोर्सर्जन किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। डायरेक्ट आपको सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्लांट में किस पार्ट के द्वारा होता है, तो आप सीधा क्या ऑप्शन टिक करोगे? स्टोमेटा। ठीक है, एक तो हो गया स्टोमेटा के थ्रू। एक बात करूं मैं लेंटिक्यूलर, एक हो गया बार्क या छाल के द्वारा। इनसे फोटोसिंथेसिस बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, एक अपने पास है क्यूटिकुलर। ठीक है, तो ये चार टाइप्स मैंने आपको बताया जिनमें से आपको स्टोमेटा को याद रखना है। और तीन टाइप में आपको लेंटिक्यूलर, नाम याद रख लेना, अब मैं लिख देता हूं यहां पे। लेंटिक्यूलर हो गया, क्यूटिकुलर हो गया, एक हो गया बार्क। ठीक है, ये प्लांट्स के चार पार्ट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लो। लेंटिकुलर का मतलब है, ये क्यूटिकुलर का मतलब है प्लांट्स के जो क्यूटिकल वाला पार्ट है उससे फोटोसिंथ वो सॉरी ट्रांसपिरेशन होगा। इसमें बार्क यानी छाल का, छाल से वाटर का वोस्फोर्सर्जन होगा। और तीसरा है अपने पास लेंटिकुलर। इसमें क्या होता है, ये पादप का जो ये काष्ठी प्लांट्स हैं, जिन काष्ठी प्लांट्स का मतलब है जिनसे अपने को लकड़ी प्राप्त होती है, उन प्लांट्स में लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। अब देखो, इससे आगे अपन बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में। अगर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो अपने को स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। देखो स्टोमेटा क्या है, समझना मेरी बात को। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और मैं जैसे बताऊं आपको उस हिसाब से आपको याद करना है। ठीक है, ये हो गई अपने पास गार्ड सेल्स, और इनके चारों तरफ सबसाइडरी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या हो गई, सबसाइडरी सेल्स, और इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स में, जो इनको क्लोज और ओपन कराने में हेल्प करते हैं। अब देखो, स्टोमेटा में बेसिकली तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक हो गई अपनी गार्ड सेल्स, दूसरा हो गया स्टोमेटल पोर, ठीक है, और ये हो गई सबसाइडरी सेल्स। अब इन सब सेल्स के मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल बताऊंगा क्या काम करती है ये। देखो गार्ड सेल्स इनका इनका बहुत बड़ा रोल है ट्रांसपिरेशन में। ठीक है, स्टोमेटा कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, ये किसके थ्रू होगा, गार्ड सेल्स के थ्रू। दूसरी हो गई अपने पास
सबसाइडरी सेल्स। एक हो गया अपने पास स्टोमेटल पोर। देखो सबसे पहले देखेंगे अपन गार्ड सेल्स के बारे में। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर 3 सेल से मिलकर बनी होती है। किन किन से? गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सबसाइडरी सेल्स। अब देखो जो गार्ड सेल्स है उसके बारे में अपन देखेंगे थोड़ा बहुत डिटेल से। इन कोशिकाओं की खास बात क्या है, जैसे मोनोकोट्स की बात करूं मैं तो मोनोकोट्स में ये सेल डंबल के आकार की होती है। ठीक है, ये प्लांट्स में अलग अलग शेप की प्रेजेंट होती है। और देखो जो गार्ड सेल्स है इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में अपन ने क्या देखा था कि वहां पे लाइट रिएक्शन चलती है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो इनके बारे में ये याद रखना आप कि जो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स हैं उनमें लाइट रिएक्शन चलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप बोलोगे कि सर इसमें तो डार्क रिएक्शन भी चलनी चाहिए। देखो इसमें डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं चलती क्योंकि इसमें डार्क रिएक्शन को ऑपरेट करने वाला या CO2 एक्सेप्टर रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं होता। इसकी वजह से इसमें डार्क रिएक्शन अपने को देखने को नहीं मिलती या C3 साइकिल देखने को नहीं मिलता। देखो डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल नहीं चलेगा लेकिन C4 साइकिल चलेगा। C4 साइकिल चलने का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो CO2 एक्सेप्टर था वो फोस्फोइनोइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम था। लेकिन C3 की बात करें अपन तो उसमें कौन था? रूबिस्को, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, C4 साइकिल इसमें ऑपरेट होगा। C4 साइकिल चल रहा है, इसमें लाइट रिएक्शन चल रही है और लाइट रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का। ठीक है, तो इसके आगे अपन बात करते हैं गार्ड सेल्स के बारे में। देखो इसमें जो ये माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? वो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो सबसाइडरी सेल्स है वो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये स्टोमेटल पोर जो है यहां से वाटर क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जित होगा या वाटर प्लांट में वाष्पोत्सर्जन के थ्रू वायुमंडल में जाएगा। तो स्टोमेटल पोर का काम देख लिया, गार्ड सेल्स देख ली और सबसाइडरी सेल्स देख ली। अब देखो इसके बारे में अपन आगे देखेंगे कि जो प्लांट्स में स्टोमेटा है उसकी शेप और साइज के बारे में बात करेंगे अपन। अब देखो ये मान लो कि प्लांट्स की कोई लीफ है, प्लांट्स की जो लीफ है या कोई भी सामान्यतः जो प्लांट की लीफ में स्टोमेटा अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ वाले पार्ट में। लेकिन लीफ के टोटल पार्ट का लगभग 1 से 2%, 1 से 2% पार्ट पर ही अपने को स्टोमेटा देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं शेप और साइज की बात करूं, इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में मैं बात करूं तो इसकी लेंथ होती है 10 से 14 माइक्रोमीटर। दूसरी इसकी चौड़ाई होती है 3 से 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में।
अपन ने देखा कि स्टोमेटा में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कौन कौन सी सेल्स क्या क्या काम करेगी, यहां तक अपन ने देख लिया ट्रांसपिरेशन। आगे देखेंगे अपन कि जो ट्रांसपिरेशन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो हो रही है प्लांट्स में, वो कब होगी, कैसे होगी, देखो इसके बारे में देखेंगे अपन। इस डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से स्टोमेटा ओपन होंगे। देखो अगर स्टोमेटा ओपन है तो वाटर का ट्रांसपिरेशन होगा, अगर स्टोमेटा क्लोज है तो उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। लेकिन स्टोमेटा कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, इसके बारे में देखते हैं। मैं जहां तक कोशिश करूंगा आपको डिटेल से समझाऊंगा, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। इस डायग्राम के बेसिस पे अपन देखेंगे कि स्टोमेटा ओपन कैसे होगा। तो देखो जैसे ही मैं आपको कोई भी डायग्राम बनाता हूं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब देखो ये अपने पास गार्ड सेल थी, इनका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट में स्टोमेटा को क्लोज और ओपन कराने में। देखो सबसे पहले क्या होगा, प्लांट्स में गार्ड सेल में ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। गार्ड सेल में जैसे ही ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो वाटर एंटर करेगा कहां पे, ओस्मोटिक प्रेशर किसका बढ़ा, गार्ड सेल का, और बाहर से जो वाटर एंटर करेगा किस में करेगा, गार्ड सेल्स में, क्योंकि वाटर का मूव किधर होगा, कम ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ओस्मोटिक प्रेशर की तरफ। और ओस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, गार्ड सेल का। गार्ड सेल का जैसे ही ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में, और इस क्रिया को अपन ने बोला था एंडोस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि वाटर सेल में एंटर कर रहा है। अगर वाटर सेल से बाहर जाता तो उसको बोलेंगे अपन एक्जोस्मोसिस। तो यहां पे कौन सी प्रोसेस हुई, एंडोस्मोसिस की। जैसे ही वाटर एंटर करेगा, अब वाटर क्या करेगा, यहां पे ट्रिगर प्रेशर क्रिएट होगा। वो कैसे होगा, यहां पे वाटर बहुत ज्यादा ये जो गार्ड सेल है इनमें वाटर कंप्लीटली भर जाएगा, यानी कि इनमें वाटर को प्रेशर के साथ धीरे धीरे इतना वाटर भर जाएगा कि ये अपनी सेल्स को बाहर की तरफ प्रेशराइज करेगा, और जो ये सेल वॉल है इस पे प्रेशर डालेगा। इसको बोलते थे अपन ट्रिगर प्रेशर। अब देखो जब इसमें वाटर एंटर करेगा तो ये फूलना स्टार्ट करेगी, फूलते ही ये बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगी जिसको बोलेंगे अपन ट्रिगर प्रेशर। और ट्रिगर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये फूलकर डंबल के आकार की हो जाएगी, ठीक। ये था अपने पास कि ओस्मोटिक प्रेशर कैसे कैसे बढ़ेगा, एंडोस्मोसिस की क्रिया कैसी होगी, ठीक है। अब देखो अब जैसे ही इसमें अपने पास ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये फूलेगी बाहर की तरफ, ठीक है। ये फूलते ही क्या होगी, ये अवतल आकार की हो जाएगी। जो ये सेल्स देख रहे हो आप, ये अवतल आकार की हो जाएगी। पहले ये नॉर्मल सेल्स, मतलब ये समझ लो कि आप ये पहले यूं होती है, कैसे भी मान लो इनकी शेप, ठीक है। जैसे इनमें एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी ये फूल जाती है, फूलते ही अब आप बोलोगे कि सर यहां से क्यों नहीं फूली। जैसे मान लो ये सेल्स है, ठीक है, नॉर्मल जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो ये आप इस पोजीशन में ये सेल प्रेजेंट है। अब इसमें एंडोस्मोसिस की क्रिया की वाटर इसमें एंटर करेगा, अब ये फूलेगी, ठीक है, वाटर एंटर करते ही ये फूलेगी।
लेकिन ये यहाँ से क्यों नहीं फूली? इसका रीजन ये है कि इस वाले पार्ट में, यानी कि स्टोमेटल पोर की तरफ जो गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, जो गार्ड सेल का स्टोमेटल एरिया की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट होता है, वहां पे सेलुलोज का डिपोजिशन ज्यादा होता है। इस वजह से सेल यहाँ से हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने की वजह से ये यहाँ से फूल नहीं पाती, पीछे से फूल जाती है लेकिन यहाँ से नहीं फूल जाती, और ये इस हिसाब से यहाँ पे ये अवतल आकार की हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? और इस हिसाब से ये सेल अपने को देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ये पोर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज का डिपोजिशन देखने को मिलता है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास कि स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ये किस कंडीशन में बढ़ेगा? इसके बेसिस पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग थ्योरीज दी। देखो, ये जो थ्योरीज हैं इनके बारे में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा प्रकाश संश्लेषी मत। ठीक है, ये मत जो है वो ग्लूकोज के बेसिस से बता के जाता है कि प्लांट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, और ये जो थ्योरी दी है या प्रपोज करी है, उन साइंटिस्ट का नाम है वान मोल। ठीक है, इनके बारे में आपको मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, जब ग्लूकोज बनता है या ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जब कम हो जाती है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, लेकिन जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बेसिकली इस बात पे जोर दिया है कि जो ग्लूकोज है वो ओस्मोटिक प्रेशर को कम और ज्यादा करता है। इसके आगे एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने अपना मत दिया, उनका नाम था सायरे। ठीक है, इनके सिद्धांत का जो नाम है वो है स्टार्च शर्करा का सिद्धांत। ठीक है, स्टार्च शर्करा का सिद्धांत इन्होंने इस बेसिस पे दिया, इन्होंने किसको मुद्दा बनाया? इन्होंने जो CO2 है, CO2 को मुद्दा बनाते हुए ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बारे में बताया, और ग्लूकोज को ही इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर को कम ज्यादा करने का लिए जिम्मेदार बताया। तो दोनों साइंटिस्टों ने लगभग इनकी थ्योरी सेम थी, लेकिन इनकी सिर्फ थॉट्स जो हैं, जो स्टार्च शर्करा मत था, ये जो थ्योरी थी वो किस पे बेसिस थी? CO2 पे। ठीक है, लेकिन जो वान मोहल थे उन्होंने जो बताया वो डायरेक्ट उन्होंने ग्लूकोज को आधार बनाया। आगे एक और सिद्धांत है जो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे है, और उस सिद्धांत का नाम है K+H+ अभिगमन का सिद्धांत या हार्मोन कंट्रोलर थ्योरी। इन्होंने इस बात को हार्मोन्स पे बेसिस पे कहा। ठीक है, कि जो हार्मोन्स हैं वो किस हिसाब से इसको कंट्रोल करेंगे, कब स्टोमेटा ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से देखने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में बस थ्योरी के बारे में मैंने आपको जितना बताया कि किस बेसिस पे ये थ्योरीज दी गई, उनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन देखेंगे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, अब अपने पास जो ट्रांसपिरेशन की थ्योरीज थी वो अपन ने देख ली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अपन बात करेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन है वो किन चीजों से इफेक्ट होता है और किन चीजों का उनके प्रभाव पड़ता है कि वो क्लोज और ओपन होने में डिले होते हैं या ओपन या क्लोज होने में वो फास्ट वर्क करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, देखो, एक हार्मोन है
ABA, एब्सिसिक एसिड, इसका नाम सुना होगा आपने। दूसरा है साइक्लिक AMP, ठीक। तीसरा है CO2। ये तीनों क्या करते हैं, ये एंटी ट्रांसपिरेशन कंपोनेंट है। ABA रंध्रों को बंद करने का काम करता है, साइक्लिक AMP और CO2 भी रंध्रों को बंद करने का काम करेगा। साइक्लिक AMP को आप समझने की कोशिश करना। देखो, रंध्रों के बंद और चालू होने की जो प्रोसेस है वो ATP पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और जो ATP है वो किस में टूटता है, ADP प्लस AMP, ठीक। इस स्टेटमेंट को आप नोट लगा के लिख लेना कि अगर किसी सेल में ATP की कमी है तो उस सेल में AMP और ADP अपने को ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो, साइक्लिक AMP उस कंडीशन में होता है जब सेल में ATP प्रेजेंट नहीं हो, और अगर ATP प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या अपने पास स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने की क्षमता होगी प्लांट्स के पास? बिल्कुल नहीं। मैंने बताया था आपको कि जो स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, उनमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और अगर सेल में साइक्लिक AMP ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास ATP की कमी है। और अगर गार्ड सेल्स के पास ATP नहीं होगा तो स्टोमेटा क्लोज और ओपन नहीं होंगे। और ATP कहाँ बनता है, ये मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में जो गार्ड सेल है स्टोमेटा की, उनमें लाइट रिएक्शन चलती है और लाइट रिएक्शन के थ्रू ही वहां पे ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक। ये मैंने समझा दिया आपको। CO2 को देखो, जब CO2 की बात आती है, देखो CO2 अगर अधिक है तो रंध्र बंद रहेंगे, और CO2 अगर कम है तो रंध्र या स्टोमेटा ओपन रहेंगे। तो स्टोमेटा पर CO2 का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये थी अपने पास एंटी ट्रांसपिरेशन कंपोनेंट के बारे में। और एक और इसमें ऐड करना आप फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, जिसको अपन बोलेंगे शॉर्ट में PMA, ठीक है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंटी ट्रांसपिरेशन में। आपको ये ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको कि एंटी ट्रांसपिरेशन कंपोनेंट कौन सा है इनमें से, तो 4 नाम याद रखना आप। और देखो, इनका यूज जो है वो शुष्क खेती करने में किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स स्टोमेटा को ओपन करने का काम करते हैं। देखो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है साइटोकाइनिन का, ठीक है। साइटोकाइनिन जस्ट ABA के अपोजिट है। साइटोकाइनिन स्टोमेटा को ओपन कराने का काम करता है, जबकि ABA क्लोज करने का काम करेगा। तो ये थी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करके जाती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे डिटेल से कि जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का इफेक्ट क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, और ये प्लांट्स के लिए कैसे हार्मफुल है। देखो, इसका बेनिफिट जो मेन वो ये है कि ये प्लांट्स में चारों तरफ या प्लांट के पूरे टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। प्लांट्स में कहीं टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया और उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसका मतलब है कि प्लांट्स में सिमिलर टेम्परेचर हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और चारों तरफ के वातावरण में अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसका मतलब प्लांट में मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर मॉइस्चर ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को लिंक करके आप याद रखो ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
तो मैंने आपको यहाँ पे ह्यूमिडिटी और H2O को ट्रांसपिरेशन पे कैसे इफेक्ट करेगा वो बताया मैंने। अब एक और चीज है कि कैसे लाभ करता है, इसके बारे में देख रहे थे अपन। देखो, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कल, एसेंट ऑफ शेप या रसारोहण। देखो, रसारोहण एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके थ्रू मैंने बताया था कि प्लांट्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिसके थ्रू वाटर ऊपर की तरफ जाता है। तो ट्रांसपिरेशन उस कंडीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोले थे अपन एसेंट ऑफ शेप या रसारोहण। ठीक है, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट जो हैं वो देख लो। हार्मफुल इफेक्ट में सबसे पहले आता है कि इसकी वाटर की कमी। अगर किसी प्लांट में बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया तो उसमें वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में अगर वाटर नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए अपने को फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में H2O की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उस कंडीशन में देखो आप, जब प्लांट के पास H2O नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज अगर नहीं बन रहा तो उसके पास एनर्जी कमी हो जाएगी। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो उन प्लांट्स में एनर्जी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ बेनिफिशियल और हार्मफुल इम्पैक्ट जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये था अपना आज का ट्रांसपिरेशन का टॉपिक। आप ट्रांसपिरेशन जो अपन ने पढ़ा उसका रिवीजन करना, फिर इसके क्वेश्चंस लगाना। आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों, जो मैं जितने भी वीडियो भी मैंने प्लांट पीजी के आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेरे, वो मैंने इस हिसाब से पढ़ाया आप लोगों को कि जो भी नीट वाले बच्चे हैं वो आप यहाँ से प्लांट पीजी तैयार कर सकते हो। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, रीट वगैरह, कोई भी साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम अभी चल रहे हैं राजस्थान में या इंडिया में कहीं भी, वो बॉटनी वाला पोर्शन मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है दोस्तों, कल अपना एक नया टॉपिक होगा नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते हैं कौन सा टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो कल आप इसका रिवीजन करके आइएगा। तब तक के लिए बाय।